गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello everyone, this is Rohit Dalia with the first video lecture for class 11 Gujarat Board, Economics, chapter number 1, which itself states its introduction. इस चैप्टर में सिर्फ ये ट्राई करेंगे समझने की कि व्हाट इज एक्चुअली इकोनॉमिक्स। नया सब्जेक्ट है, क्यूरियोसिटी रहती है, यू ऑलवेज विल बी थिंकिंग कि इकोनॉमिक्स वर्ड तो सुनने में बहुत आता है, हम एक सब्जेक्ट की तरफ पढ़ भी रहे हैं, पर इकोनॉमिक्स है क्या। सो विल ट्राई इस लेक्चर में लर्निंग ना करके सिर्फ बेस और कंसेप्ट क्लियर करने की ट्राई करेंगे एंड विल ट्राई टू हैव फन विद इकोनॉमिक्स ऑल टुगेदर। सो इकोनॉमिक्स किस चीज को बोला जा सकता है, या तो अगर बेटर तरीके से समझना है तो लेट्स इमेजिन अ लाइफ विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अगर मैं इकोनॉमिक्स के बिना लाइफ इमेजिन करूं तो लाइफ कैसी होगी। सुबह उठते वी वोंट हैव एनी गुड्स एंड कमोडिटीज टू यूज, वी वोंट हैव मनी, we won't have exchange of anything, we won't know कि हम कितनी अच्छी या कितनी खराब लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, we won't know कि और कितनी अच्छी लाइफ हम स्पेंड कर सकते हैं। कंट्री को नहीं पता होगा कि और कहां पे क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, कंट्री को ये पता नहीं होगा कि लोगों के लिए और क्या काम करने की रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पार्टीज कंफ्यूज रहेगी, वर्ल्ड लेवल पे सारी कंट्रीज के डेवलपमेंट को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, कंट्रीज नहीं जान पाएगी कि उनके कंट्री में रहने वाले लोगों की इनकम कितनी है, कंट्री की इनकम कितनी है, कंट्री में एग्रीकल्चर कितना परफॉर्म कर रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, इंडस्ट्रीज कितनी है, कैसा परफॉर्म कर रही है, सर्विसेज में क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, पता नहीं चलेगा। सो इट वोंट बी इनकरेक्ट टू से लाइफ विदाउट इकोनॉमिक्स इज इम्पॉसिबल। इकोनॉमिक्स के बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इसीलिए आपको सिलेबस में ऐड किया गया है और सिर्फ फर्स्ट चैप्टर इसके इंट्रोडक्शन से ही रिलेट करता है कि इकोनॉमिक्स क्या है, उसके बारे में सिर्फ पढ़ना है और उसकी जरूरत भी। सबसे पहले वी नीड टू स्टडी द मीनिंग एंड वेरियस डेफिनेशंस गिवन बाय वेरियस इकोनॉमिस्ट्स। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने बहुत सारी डेफिनेशन दी है, घूम फिर के मतलब तो एक ही आता है, लेकिन इट्स लाइक व्हेन पीपल डिफर, जैसे लोग चेंज होंगे उनकी डेफिनेशन चेंज होगी, वर्ड्स चेंज होंगे, मतलब चेंज होता है नहीं। इकोनॉमिक्स का मतलब कभी चेंज नहीं होने वाला है, उसको बोलने वाले डिफाइन करने वाले लोग चेंज होते रहते हैं। सो मीनिंग एंड डेफिनेशंस पढ़ेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इफ यू रिकॉल ओसीएम के चैप्टर में जब हमने वीडियो लेक्चर में ये टॉपिक कवर किया, मैंने आपको बताया था कि ये टॉपिक ओसीएम और इकोनॉमिक्स का कॉमन टॉपिक है। तो अगर इस चैप्टर में ये टॉपिक आप नहीं भी पढ़ते हो, ओसीएम वाला आंसर में लिख देते हो तो भी कोई रॉन्ग नहीं देगा। इट इज नॉट लाइक इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ओसीएम में मतलब चेंज हो जाएगा उसका, या इकोनॉमिक्स में कुछ और मतलब होगा, बिल्कुल भी नहीं। लैंग्वेज अलग होगी बट मीनिंग रिमेन्स द सेम। सो वंस यू आर क्लियर विद द डेफिनेशन, मीनिंग, एग्जांपल्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट में उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो कंटिन्यू विद स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क। तो इसको ओमिट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने ओसीएम में उसको प्रॉपर्ली पढ़ लिया है तो। किसी भी एक चीज में उसको पढ़ना नेसेसरी है। नेक्स्ट पढ़ना है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब कि अगर मैं इकोनॉमिक्स को डिवाइड करूं तो इकोनॉमिक्स दो ब्रांचेस में डिवाइडेड है, एक है माइक्रो, दूसरा है मैक्रो। माइक्रो मतलब स्मॉल, छोटा, मैक्रो मतलब बिग, लार्ज। तो इकोनॉमिक्स जो है दो लेवल पे समझा जा सकता है, एक छोटे लेवल पे और दूसरा लार्जर लेवल पे। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं हमारी डे टू डे लाइफ का, तो इकोनॉमिक्स कहां कहां पे प्रिवेल करता है जिसको हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो।
सबसे सिंपल एग्जांपल आपकी फैमिली का, इफ योर फादर हु इज द अर्निंग पर्सन ऑफ योर फैमिली, वो मंथ एंड पे जो सैलरी लेके आते हैं वो आपके मॉम डिसाइड करेंगे, आपके पेरेंट्स डिसाइड करेंगे कि उसमें से कितना वो साइड पे रख देंगे, सेव करेंगे, कितना किस चीज पे खर्चा करेंगे, खाने पीने की चीजों पे कितना खर्चा करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, गैस बिल पे करना है, टेलीविजन का बिल पे करना है, या व्हाट्सएवर रेंट पे करना है, ये सारे खर्चे डिवाइड करेंगे। इसके बाद कुछ पैसे बच जाते हैं तो एंटरटेनमेंट पर्पस पे कभी मूवी देखने चले गए, कभी रेस्टोरेंट में खाने चले गए, लेकिन ये सारी चीजें हमें पहले से प्लान करनी पड़ती है। तो ये क्या है? इकोनॉमिक्स है। यही चीज माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी, बिकॉज हम एक छोटे से कंसेप्ट को समझने की ट्राई कर रहे हैं। यही चीज मैं अगर कंट्री के लेवल पे जाऊं, वर्ल्ड लेवल पे जाऊं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बन जाता है। जैसे मैं अगर एक फैमिली की इनकम देखता हूं और उसके सामने मैं इंडिया की इनकम देखता हूं, एक फैमिली की इनकम और पूरी कंट्री की इनकम, और अगर मैं आपको पूछूं इसमें से माइक्रो इकोनॉमिक का कंसेप्ट कौन सा और मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट कौन सा है, तो आपको पता चल जाएगा। इन दोनों में से फैमिली की इनकम जब कैलकुलेट करता हूं तो मेरा कंसेप्ट आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, लेकिन मैं अगर कंट्री की इनकम कंसीडर कर रहा हूं, कैलकुलेट कर रहा हूं, तो वो आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। लार्जर स्केल पे किया जा रहा है। कोई भी इकोनॉमिक स्टडी लार्जर स्केल पे डेटा के साथ, फैक्ट्स के साथ, ठीक है, की जाएगी तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी बोला जाएगा। बट द सेम थिंग डन विद लेसर फैक्ट्स, लेसर एरिया, लेसर एक्सपोजर, लेस एंड स्मॉल स्केल, तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हमें पढ़ना है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज नॉट एवरीथिंग अबाउट डेटा, बट डेटा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इंट्रोडक्टरी 11th स्टैंडर्ड के इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपने ऑलरेडी देख लिया है। द फैकल्टीज वी डिस्कस्ड कि इकोनॉमिक्स के वीडियो में मैंने आपको तब बताया था कि भाई स्टैटिस्टिक्स से बहुत क्लोजली कनेक्टेड और रिलेटेड सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। मैं सिर्फ इतना बोल दूं कि इंडिया की नेशनल इनकम अच्छी है, अच्छी मतलब कितनी है वो भी तो पता होना चाहिए। तो जब मैं कितनी है क्वांटिटी की जब बात करता हूं तो मुझे डेटा चाहिए, मुझे फैक्ट्स चाहिए, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इकोनॉमिक्स में ये डेटा, स्टैटिस्टिकल डेटा, इंफॉर्मेशन कैसे प्रेजेंट की जाए वो इस टॉपिक में क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे तरीके, भाई आप ग्राफ बना दो, आप टाइम सीरीज चार्ट बना दो, आप पाई डायग्राम, पाई चार्ट जिसको बोला जाता है, पाई चार्ट बना लो, बहुत सारे तरीके हैं। आप शेड्यूल बना दो, टेबल बना दो, बहुत तरीके हैं जिससे आप डेटा को इकोनॉमिक्स में प्रेजेंट कर सकते हो। कलेक्शन कैसे होता है डेटा का, वो स्टैटिस्टिक्स में आप अभी तक पढ़ ही चुके हो शायद थ्रू द वीडियो लेक्चर बाय अभिजीत सर। इनडायरेक्ट डायरेक्ट मेथड होती है डेटा कलेक्ट करने की। कलेक्शन के बाद क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट में हम कलेक्शन कैसे होता है वो तो देख लिया, कैलकुलेट कैसे होता है वो तो देख लिया, लेकिन कैलकुलेशन के बाद उसका पर्पस क्या है, तो वो इकोनॉमिक्स में यूज होता है कि भाई इंडिया की जीडीपी इतनी है, इंडिया की नेशनल इनकम इतनी है और कहां पे बढ़ सकती है, इंडिया के एग्रीकल्चरल सेक्टर में इतने आउटपुट यूनिट्स जनरेट हुए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इतने जनरेट हुए, सर्विस सेक्टर में इतनी सर्विस जनरेट हुई, इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, इतने परसेंटेज पॉवर्टी कम हुई, इतने परसेंटेज पॉवर्टी बढ़ गई, पर कैपिटा इनकम कम हुई, ज्यादा हुई। ये सारी चीजें आती है डेटा में। ये डेटा को कलेक्ट करने का काम स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलेट करने का काम स्टैटिस्टिक्स का और प्रेजेंट करने का काम इकोनॉमिक्स का। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन मैंने अभी बताया कि भाई स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ना इंक्लूड करें तो क्या इकोनॉमिक्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी? इंपॉर्टेंस तो रहेगी बट थियरी रहेगी। अगर किसी चीज को मुझे प्रूव करना है तो व्हाट विल आई डू? आई विल हैव टू ऐड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। डेटा ऐड किए बिना मैं प्रूव कैसे करूं? अगर मुझे जानना है आज की डेट में इंडिया और चाइना में किसकी नेशनल इनकम या कौन ज्यादा डेवलप्ड है, तो मुझे पता कैसे चलेगा? दोनों की नेशनल इनकम अच्छी है, दोनों की नेशनल इनकम अच्छी है बोल दूंगा तो मैं कंपेयर कैसे करूं? तो उस टाइम पे मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इस दोनों के अंदर ऐड करनी पड़ेगी, तो मुझे पता चलेगा भाई इंडिया से काफी आगे है चाइना नेशनल इनकम के कंटेक्स्ट में। तो इंडिया को ये पता चलेगा तो वो उसको इंप्रूव करने की ट्राई करेगी। आपको आपके सब्जेक्ट के मार्क्स ना दूं और एग्जाम के बाद सिर्फ इतना बोल दूं बेटा आपका पेपर अच्छा था या बुरा था, या तो बोल दूं बेटा एवरेज था, आपको कैसे पता चलेगा? मैं आपके एक एक आंसर चेक करके तो मार्क्स माइनस करके लिखूंगा, वहां पे रिमार्क्स आपको दिखेगी, आपको नंबर्स दिखेंगे, टोटल में से आपके कितने मार्क्स है वो डेटा दिखेगा, तब आप एनालाइज करके पता कर पाओगे आपको कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सिमिलरली
हर चीज में इकोनॉमिक्स में जब आप डेटा ऐड करते हो तो वो रिलायबल बनता है, ऑथेंटिक बनता है, ट्रस्टवर्दी बनता है, प्लस इजी हो जाता है समझने के लिए और कंपैरिजन के लिए। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आप स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन उसमें ऐड करो, और वो हम देखेंगे। 11th में तो डेटा आपको काफी कम आएगा, 12th स्टैंडर्ड बोर्ड्स में यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ डेटा फॉर व्हिच यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन 11th itself। रिक्वेस्ट फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। रिक्वेस्ट का मतलब अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। रिक्वेस्ट मतलब रिक्वायरमेंट, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से पहले व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड, कौन सी चीजें हमें पहले से करनी पड़ेगी, वो हमें पढ़ना है इस टॉपिक में। देन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड दोनों के चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक के इसी पे है। 12th स्टैंडर्ड चैप्टर 1 5 मार्क का बोर्ड्स में लास्ट क्वेश्चन फॉर श्योर है, व्हिच इज एनी ऑफ द डायग्राम। ग्राफ जो आप बना चुके हो, कभी ना कभी बार डायग्राम बनाया होगा आपने, 10th मैथ्स में कहीं ना कहीं प्रैक्टिस किया होगा ग्राफ्स, उसी के बारे में पढ़ना है। ग्राफ्स एंड डायग्राम्स का डिफरेंस देखेंगे, दोनों की डेफिनेशन मीनिंग देखेंगे और वेरियस डायग्राम्स देखेंगे। 11th के सिलेबस में वो 3 ही है, 12th में वो एड अप हो जाता है, तो हम ये 3 पे फोकस करेंगे। जैसे बार डायग्राम क्या होता है, 2 एक्सिस होगी, 2 एक्सिस का एक ओरिजिन होगा और आप सिंपली डेटा के अकॉर्डिंग बार्स पुट ऑन करते हो, ये हो जाता है सिंपल बार डायग्राम, एक सिंगल बार। अगर इसमें मैं ऐड करूं, अगर इस तरीके का एक बार ग्राफ बनता है तो इसको बोला जाता है क्लस्टर बार डायग्राम। क्लस्टर का मतलब क्या, एक से ज्यादा चीजें साथ में यूज की जाती है। पाई डायग्राम भी आपको आइडिया है, अ सर्कल 360 डिग्री, उसको कन्वर्ट किया जाता है, उसका फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद बस उसको डिवाइड करते जाएंगे तो हमें आइडिया आता है बेटर तरीके से समझने में कि कौन सी चीज का क्या डिवीजन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे जानना है कि इंडिया में 2019-20 के बीच में 3 सेक्टर्स जो होते हैं, नेमली एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, उसका टोटल नेशनल इनकम में कितना कंट्रीब्यूशन था आउट ऑफ 100%, तो पाई डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। एक ऐसे इंसान को भी समझ में आ जाएगा जिसको इकोनॉमिक्स का बिल्कुल आइडिया नहीं है, बिकॉज ग्राफ है, तो ग्राफ बनाए इसीलिए जाते हैं। यहां पे मैंने स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उसी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन से जो डेटा मिलेगा उसको मैं ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट करता हूं, तो चीजें समझना इजी हो जाता है और बेटर इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में भी आएगी। एंड द लास्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। क्यों इकोनॉमिक्स? पहले इंपॉर्टेंस तो यही है कि भाई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, कंट्री को सारी चीजें पता चलेगी इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे। जैसे राइट नाउ बिकॉज ऑफ कोविड-19 कहां पे कंट्री इंप्रूव कर सकती है, कहां पे डाउनफॉल फेस करना पड़ा, नेशनल इनकम कितने परसेंटेज से कम हुई, पर कैपिटा इनकम कितने परसेंटेज से कम हुई, कोविड-19 की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ा, पॉवर्टी कितने परसेंटेज से बढ़ी, ये सब मुझे पता चल सकता है अगर मैं इकोनॉमिक स्टडी करूं तो, और वो पता चलेगा तो मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊंगा। सो गवर्नमेंट को इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये सब्जेक्ट। सेकंड, प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग, एज आई सेड, कि सिर्फ ये जानना जरूरी नहीं है, गवर्नमेंट सिर्फ ये जान के बैठ नहीं जाती है दैट हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज अनएम्प्लॉयड, वो पता करने के बाद उसको कम करने की भी ट्राई करती है, डिसीजंस लेती है, पॉलिसीज बनाती है, लॉस बनाती है और चेंजेस लाके वो पॉजिटिविटी लाने की ट्राई करती है इकोनॉमिक कंडीशंस में, तो डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीडे बिहेवियर समझने में हेल्प करता है। एवरीडे बिहेवियर का अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लो तो वो होता है डिमांड एंड सप्लाई। ये हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में इकोनॉमिक्स में, क्लास 11 में, लेकिन अभी के लिए समझते हैं कि किसी भी गुड की प्राइस कितनी होगी। अगर मुझे मार्केट सेल करना है तो ये मार्केट की प्राइस क्या है, 2 रुपए रखो, 5 रुपए रखो, 10 रुपए रखो, 15, 20, कितने, कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड सप्लाई। अगर डिमांड ज्यादा है, अगर डिमांड बहुत ज्यादा है इस मार्केट में, बहुत सारे लोग मांग रहे हैं कि भाई वी वांट मार्केट्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन बल्क, बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा रख सकता हूं इन अ सिचुएशन जहां पे अभी तक सप्लाई हुई नहीं है या तो कम है। सो व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अ कमोडिटी, लेट्स से एज आई सेड मार्कर मार्केट में 10 है लेकिन 100 लोग मांग रहे हैं, सप्लाई 10 है लेकिन डिमांड 100 लोग कर रहे हैं, तो 90 लोग अभी भी ऐसे हैं, 90 पीपल अभी भी ऐसे हैं जिनको और मार्कर चाहिए लेकिन मार्केट में नहीं मिल रही है।
तो वो लोग क्या करेंगे, अगर अब मैं मार्केट में 10 से ज्यादा, मान लेते हैं 20 देता हूं मार्कर्स, सप्लाई बढ़ाता हूं थोड़ी सी, तो अगर मैं इसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा भी रखूंगा तो लोग बाय करेंगे बिकॉज डिमांड ज्यादा है। तो मार्कर की प्राइस किसके बेसिस पे डिसाइड होगी, डिमांड एंड सप्लाई। तो ये क्या हो गया, एवरीडे लाइफ का ये हमारा पार्ट है। हर चीज जो हम खरीदते हैं, एवरीथिंग दैट यू आर सराउंडेड बाय, वो सारी चीजों की प्राइस कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई से ही फिक्स की जाती है। सो थर्ड इंपॉर्टेंस इज कि वो हमारे एवरीडे बिहेवियर को स्टडी करने में, मैं कोई प्रोडक्ट बाय करूंगा नहीं करूंगा इकोनॉमिक्स है। मुझे कोई प्रोडक्ट महंगा लगता है, कोई सस्ता लगता है, कोई महंगा लगता है फिर भी मैं बाय कर लेता हूं बिकॉज उसकी क्वालिटी अच्छी है। ये सारे कंसेप्ट इकोनॉमिक्स के, ठीक है। सो वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। एक डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, उसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि दिस इज अ प्रैक्टिकल लाइफ सब्जेक्ट। ये आपको अपनी लाइफ समझने में हेल्प करता है, आपको डिसीजन एवरीडे लाइफ में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। अगर आपको इकोनॉमिक्स का आइडिया है तो आपकी कंट्री में, आप पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसका आपको आइडिया हमेशा रहेगा। यू विल रिमेन अपडेटेड। कुछ फैक्ट्स भी है और वो जानना बहुत जरूरी है बिकॉज वी शुड फील प्राउड अबाउट द सेम दिस फैक्ट व्हिच आई बी लेटिंग यू नो राइट नाउ, व्हिच इज अभी जो हमने डिस्कस किया है अराउंड 10 मिनट्स के अंदर अंदर, इससे ज्यादा पूरी इकोनॉमिक्स को जो हम आज पढ़ रहे हैं, इंडिया में 2500 इयर्स पहले ही किसी ने पढ़ लिया था। रिपीट कर रहा हूं, ये पूरा इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट 2, 5, 25, 50 साल नहीं बोल रहा हूं, 2500 इयर्स बैक, आज से 2500 इयर्स पहले किसी ने पढ़ लिया। आपका आज का होमवर्क बोलो या एक्टिविटी बोल लो, आपको ये ढूंढना है कि ये काम किया किसने था। Who gave the theory of economics, the study of economics in a book? बुक का मैं आपको नाम भी बोल देता हूं। The book's name is अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नाम की बुक जो इकोनॉमिक्स की पूरी गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड करती है, उसके बेसिस पे हम आज इकोनॉमिक स्टडीज करते हैं। वो 2500 इयर्स पहले कौन से इंडियन ने बुक लिखी थी? Try to find it out and let's have fun with economics. Thank you so much for attending this introductory lecture for economics. I hope you are clear with the chapter summary. Thank you so much.